गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एंड हम लोगों ने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था हमारा बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। एंड आपको याद होगा तो हमने एक और चीज कवर की थी, वो था द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी देख लिया था सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली। याद है आपको? ये 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हमारे देखकर हो गए थे। आज एक बार क्या करते, इन सभी का हम लोग रिवीजन कर कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सब लोग रेडी हैं? चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप की। एक एक पॉइंट आपके सामने आते रहेंगे, आपको बस रिकॉल करके आगे बढ़ना है मेरे साथ। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है ही इज हिज ओन बॉस। तो ये मेरिट है या डीमेरिट है? मेरिट है, क्योंकि इससे क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, कोई ग्रुप डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, कोई डिले नहीं होगा, कोई वोटिंग नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं। देन ये डीमेरिट भी हो सकता है, माने मैं आपको, ये डीमेरिट भी हो सकता है, क्योंकि एक पर्सन जब सोचता है या तो वो पॉजिटिव सोचता है या तो वो नेगेटिव सोचता है, तो उसका दूसरा साइड उसको समझता नहीं है ना। तो कोई चीज के फायदे तो अपने उसके नुकसान भी है, राइट। देन नेक्स्ट इज सोल कैपिटल प्रोवाइडर। सोल कैपिटल प्रोवाइडर मतलब क्या हुआ कि ये अकेला पर्सन है जो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि भाई बिजनेस तेरा, मालिक तू, कोई और पैसा क्यों देगा। तो सोल बिजनेस प्रोवाइडर विल बी द सोल प्रोप्राइटर। तो ये डीमेरिट बन जाएगा क्योंकि लिमिटेड कैपिटल हो जाएगा। तीसरा हमने बोला पर्सनलाइज्ड सर्विस दी जाती है एज फार एज द सोल प्रोप्राइटर इज कंसर्न, बिकॉज ही इज ऑलवेज वरीड अबाउट हिज सेल्स, कि वो सेल्स कैसे पिकअप करें, वो आगे नेटवर्किंग कैसे बढ़ाए, खुद के क्लाइंट्स कैसे बढ़ाए या कस्टमर्स कैसे बढ़ाए। तो इसलिए वहां पर आ जाता है पर्सनलाइज्ड सर्विसेस इनवर्ड। देन सोल बेरर ऑफ रिस्क, दिस इज डीमेरिट, बिकॉज बिजनेस का पूरा रिस्क अकेले पर है। रिटर्न्स अगर अकेले को मिल रहे तो रिस्क भी अकेले को झेलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटीज। इसका मतलब बिजनेस का अगर देना बाकी है, जिसके लिए बिजनेस के एसेट्स सफिशिएंट नहीं है, तो प्रोप्राइटर के पर्सनल एसेट्स भी गिरवी रखे जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं टू रिकवर द अमाउंट। नेक्स्ट इज फेट एज गोइंग कंसर्न, मतलब मानना कि ये कंसर्न कभी रुकेगा ही नहीं, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। देयरफॉर अकाउंट्स जब प्रिपेयर होते हैं तो हम यही अजम्पशन करते हैं, गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट इज सक्सेशन ऑफ ओनरशिप, इजीली ट्रांसफरेबल टू लीगल हेयर्स, यस। एंड अगर विल बनाया रहेगा तो एज पर विल, अगर नहीं बनाया रहेगा तो लीगल हेयर्स जो रहेंगे उनमें इक्वली, बराबर। तो ये सब आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने कल देखे। इसके बाद इसको बोलते हैं इकोनॉमिक हीरो या 1 पर्सन बैंड, क्योंकि ये भले ही एक पर्सन है मगर सभी का रोज निभा रहा है। ये परचेज भी यही कर रहा है, सेल भी यही कर रहा है, कस्टमर्स के साथ रिलेशन भी यही मेंटेन कर रहा है, क्वालिटी पर भी यही ध्यान दे रहा है, सब कुछ, राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू सेलिंग ऑफ फिनिश गुड्स टू कलेक्टिंग मनी फ्रॉम कस्टमर्स टू पेइंग टू क्रेडिटर्स, सबका ख्याल अकेला पर्सन रखता है। तो 1 पर्सन बैंड हो गया ना ये। इकोनॉमिक हीरो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ही इज द जॉब क्रिएटर, नॉट जॉब सीकर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको जॉइंट हिंदू फैमिली बोलते हैं, इसके फीचर्स में आता है कि सबसे पहले मेंबरशिप इज बाय बर्थ, पूल ऑफ रिसोर्सेस आर ऑफ फैमिली, फैमिली इन्वॉल्वमेंट फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, को ओनर्स बाय बर्थ, they are called as co-parsoners. The main person who is decision making person, he is karta of family, and karta's liability is always unlimited, whereas co-parsoners liability is always limited. And going concern का fate या फिर assumption यहाँ पर भी पिक्चर में आता है। And succession of ownership is easily possible because जैसे जैसे बर्थ होगा न्यू मेंबर्स आते रहेंगे, जैसे जैसे लोग एक्सपायर होंगे तो ऊपर का वो खाली होगा, नीचे की ये आते जाएंगे, फैमिली कंटिन्यूड रहेगा। एंड एक जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में प्रोविजन चेंज हो गया था जो कल डिस्कस नहीं किया था हमने, और वो ये है कि जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म करने के लिए पहले प्रोविजन था कि मैरिज कंपलसरी है और एक मेल चाइल्ड होना जरूरी है, पहले ये कंडीशन थी। उसके बाद कंडीशन चेंज हो गई है, मेल चाइल्ड की जगह अगर फीमेल चाइल्ड मतलब डॉटर रहा तो भी चलेगा। एंड कोई अगर बच्चा ही नहीं है, ना सन ना डॉटर, तो भी 2 लोग मिलकर जॉइंट हिंदू फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं एज ऑफ नाउ। इसका मतलब जो पहले कंडीशन था कि सन होना जरूरी है, ये सब हट गया। अभी तो बच्चा होना जरूरी है ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। फैमिली प्रॉपर्टी है, हस्बैंड वाइफ कैन फॉर्म अ HUF,
समझे? तो इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी वाइफ के साथ एचयूएफ फॉर्म कर सकता हूँ? यस। मुझे तो सिर्फ डॉटर्स ही है, उनके साथ भी एचयूएफ फॉर्म हो सकता है मेरा, मेरी वाइफ, मैं और डॉटर्स। यस, नो प्रॉब्लम। तो एज सच कोई रिक्वायरमेंट सन का भी नहीं रहा। पार्टनरशिप, as you all know, partnership can be between any two person, two or more person coming together and forming a partnership. They should have a proper agreement between them, which is called as partnership deed. Very good. Wide business objective होता है, जिनको लगता है कि मेरा मैन पावर कम गिर रहा है, जिनको लगता है कि मेरा कैपिटल कम गिर रहा है, वो लोग जनरली पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। इसका मतलब पार्टनरशिप के पहले जनरली होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, और जब सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेशंस समझते हैं तो बनती है पार्टनरशिप। कुछ लोगों को ये लिमिटेशंस पहले से पता होती है तो वो लोग डायरेक्टली फॉर्म करते हैं पार्टनरशिप। समझे कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एज पर एग्रीमेंट होता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एज पर एग्रीमेंट रिटर्न इन द डीड की क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वगैरह। एंड म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनरशिप इज नथिंग बट इट इज म्यूचुअल एजेंसी, मतलब वन पार्टनर कैन रिप्रेजेंट another partner also when he is dealing with other person, and he can represent the firm as well. At most good faith रहेगा तो ही पार्टनरशिप फॉर्म की जानी चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है सामने वाला पर्सन कैसा है तो उसके साथ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप के अपने एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा है। देन अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की। क्या आपने आपके पेरेंट्स को बात किया? अरे सर ये अभी तो याद आया वापस, कल के बाद डायरेक्टली अभी। कितने लोगों ने बात किया ऑनेस्टली? एक दो, तू भी किया क्या? क्या बोले पेरेंट्स? बट ऐसे सेंसिबल क्वेश्चन पहली बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तुमसे आए होंगे ना, है ना? चलो, बड़े होने की फीलिंग तो आई उनको, आपके बड़े होने की फीलिंग है ना। पूछने का भी स्टाइल रहता है, क्या पूछे पापा, पार्टनरशिप की क्या कभी? ऐसा नहीं ना। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का एक भयंकर क्लॉज है जो लोग बात नहीं कर रहे। मैं आपको समझा देता हूँ स्पेसिफिकली बॉयज, भाई तुम्हारी आने वाली वेल्थ खतरे में रह सकती है। जनरली तुम्हारा फोकस उधर ही रहता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। हाँ, पापा की एक गलती और तुम्हारी वाट लग सकती है। तुम पापा को पूछ लो एक बार। गर्ल्स, यू कैन केयर अबाउट योर पेरेंट्स, यू कैन आस्क देम, ओके। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज हमने देखा कि कैसे पार्टनरशिप के एसेट्स अगर सफिशिएंट नहीं है टू पे ऑफ पार्टनरशिप के लायबिलिटीज, तो उस केस में पार्टनर का पर्सनल एसेट भी बेचा जा सकता है। एंड गोइंग कंसर्न अजम्पशन यहां पर भी पिक्चर में रहता है, ये हर बिजनेस में होता है, वो फेट एज गोइंग कंसर्न। एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मैंने आपको कल समझाया था ये बात कि पार्टनरशिप कभी भी होती है जिनके बीच होता है एटमोस्ट गुड फेथ, बराबर ना। और ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि अगर आपके सामने वाले के पास आपका मतलब एज अ पर्सन, एज अ पार्टनर, आपको दूसरे पर्सन पे भरोसा ही नहीं है तो आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है। इसलिए अगर कोई 3-4 पार्टनर में से एक पार्टनर जाना चाहता है तो जनरली ऐसा रेस्ट्रिक्शन होता है उस पर कि उसका जो शेयर होता है मे बी 20%, 30%, 10%, 5%, वॉट एवर इट इज, उसने पहले प्रेफरेंस देना चाहिए पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बोलो, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। और उनमें से कोई खरीदने को तैयार नहीं है तो उनके कंसर्न से नहीं, उनके जान पहचान में कोई है क्या, उनको वो पूछ लो। और अगर वो भी नहीं है तो फिर तुम उनके कंसर्न से किसी और को बेच सकते हो। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, दोस्तों कल ये कवर किया था हमने, यस सर नो? नहीं किया था शायद। मेंबर्स जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 मेंबर शो होता है, यहां पर 1 पर्सन इज 1 मैन आर्मी, बराबर। जबकि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 होते हैं एज पार्टनर्स। एक बार ये लॉ के प्रोविजन के साथ चेक कर लेना, ठीक है? लॉ के प्रोविजन के साथ बाद में चेक कर लेना जब आप लॉ में पता करोगे कि कितने पार्टनर्स होते हैं मैक्सिमम। कौन से पार्ट में? पार्टनरशिप एक्ट है क्या आपके सिलेबस में? एग्रीमेंट, in case of sole proprietorship agreement is not required, but in case of partnership it is essential, मतलब must. And what is that? पार्टनरशिप का डीड होता है, करेक्ट? तो सर सोल प्रोप्राइटरशिप में एग्रीमेंट क्यों नहीं है सर? अब क्या मैं खुद के साथ एग्रीमेंट करूं? एज अ ओनर, मैं सिंगल ओनर ही हूं, मैं क्या खुद के साथ एग्रीमेंट करूंगा क्या?
तो फिर इसका मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में एग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं है, ना रिक्वायर्ड है। सर सोल प्रोप्राइटर में एग्रीमेंट बनाया तो फिर तुम्हारी चॉइस है, बट अदरवाइज तो तुम क्या बना रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन सोल प्रोप्राइटर रहेगा तो सिंगल ओनर जो रहेगा वही कैपिटल कंट्रीब्यूटर रहेगा। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन सभी पार्टनर्स से लेता है। अगर स्पेसिफिकली डीड में लिखा है कि कोई पार्टनर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो बात अलग है, अदरवाइज नॉर्मली सभी पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो रजिस्ट्रेशन एज सच का प्रोविजन ही नहीं है, मतलब रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बस एक शॉप एक्ट लाइसेंस निकाल लो और आपका पार्टनर प्रोप्राइटरशिप शुरू। बैंक अकाउंट खुल सकता है उसके बेसिस पर, पैन कार्ड निकल सकता है उसके बेसिस पर, सब हो सकता है। बट एज फार एज द पार्टनरशिप इज कंसर्न तो इसका रजिस्ट्रेशन डिजायरेबल है, मतलब करना चाहिए। कंपल्सरी लिखा है क्या वहां पे, मैंडेटरी लिखा है क्या, डिजायरेबल लिखा है, मतलब क्या, वो बोल रहे कि होना चाहिए। और ये रजिस्ट्रेशन कहां होता है, ROF के साथ होता है। व्हाट इज ROF, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का ऑफिस पुणे में, सिटी प्राइड सातारा रोड, पता है आपको, सातारा रोड पे सिटी प्राइड उसके एग्जैक्टली सामने है ROF का ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का ऑफिस। जब आप आर्टिकलशिप करोगे तो जरूर आपका चक्कर उधर होगा एक हाथ बार तो भी, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। मैनेजमेंट, एज फार एज द सोल प्रोप्राइटरशिप इज कंसर्न, पूरे फर्म का मैनेजमेंट उस एक ओनर के हाथ में होता है। वेयर पार्टनरशिप रहेगा तो पूरे फर्म का मैनेजमेंट पार्टनर्स के हाथ में होता है। बट अगर एग्रीमेंट या डीड में लिखा है कि एक पर्सन स्लीपिंग पार्टनर है, 2 पर्सन स्लीपिंग पार्टनर है, तो उनके पास डे टू डे ऑपरेशंस का मैनेजमेंट नहीं होता। सीक्रेसी, एज फार एज द सोल प्रोप्राइटर इज कंसर्न, सीक्रेसी इज हाईएस्ट। मैं क्या करने वाला हूं मेरे बिजनेस में, आगे मेरे क्या प्लान है, ये मुझे ही पता है ना, और मैं किसी और को रिवील क्यों करूं, समझे कि नहीं, क्योंकि मेरा ही फायदा है, जितना सीक्रेसी रखूंगा उतना मेरा ही फायदा रहेगा। तो ऑब्वियसली हाईएस्ट लेवल ऑफ सीक्रेसी कहां होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में। वेयरएज इसके कंपैरिजन में डिफिकल्ट टू मेंटेन कहां होता है, पार्टनरशिप में, क्योंकि पार्टनरशिप में 2, 4, 5, 10 कितने भी पार्टनर रहेंगे 50 के अंदर, तो कोई तो भी अपना मुंह खोल ही देता है कहीं जाके, हम ये करने वाले, आपको पता है क्या, ये है हमारा प्लान, वो है। तो ये सीक्रेसी मेंटेन थोड़ी कम होती है कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। रिस्क, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप रहेगा तो रिस्क पूरा एंटायरली एक ही पर्सन बेयर करता है जो है सोल प्रोप्राइटर। बट पार्टनरशिप अगर रहेगी तो रिस्क इज शेयर्ड बिटवीन दी पार्टनर्स। कैन देयर बी अ प्रॉपर एग्रीमेंट इन द डीड, कैन यू मेंशन दैट वन पर्सन हैज लिमिटेड लायबिलिटी? व्हाट डू यू थिंक? अगर सपोज 4 पार्टनर है, अपन 4 है, मैं बोल सकता हूँ क्या कि मेरा एग्रीमेंट में लिखा है कि प्रशांत सरडा का कैपिटल सपोज 10 लाख है, तो मेरा लायबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड टू 10 लाख है, बाकी तीनों गोंदल गालो, वॉट एवर दे वॉन्ट। ऐसा हो सकता है क्या? प्रॉफिट तो खैर वैसे ही रहेगा ना, जनरली क्या होता है, जो लायबिलिटी शेयर होता है प्रॉफिट शेयरिंग, उसी में मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा ना, प्रॉफिट शेयरिंग का कोई संबंध नहीं है इसके साथ। 3 पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं, 3 पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं, मैं चौथा पार्टनर हूं, हम चारों ने वो डीड साइन किया है। याद रखो, आपके डीड में, एग्रीमेंट में ऐसी कोई चीज नहीं आ सकती है जो लॉ के अगेंस्ट है। लॉ बोलता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो मेरा लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगा। आई कैन नॉट पुट समथिंग विच इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ, समझा? तो फिर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं आ सकता। इसका मतलब रिस्क बेयर बाय, बोन बाय या शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स ही रहेगा। कंटिन्यूटी, इट डिपेंड्स ऑन द लाइफ ऑफ द ओनर। सोल प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर ही गया, तो फिर काय के प्रोप्राइटरशिप फर्म कोई वो कंटिन्यूएशन नहीं हो सकती। अगर होना भी रहेगा तो उसके लीगल हेयर्स कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, वो तो बहुत कंडीशंस पर डिपेंड करता है। राइट फ्रॉम उसका एज क्या है, तो उसका इंटरेस्ट क्या है, तो सब कुछ। राइट, तो इसका मतलब कहने से एग्जिस्टेंस तभी तक पक्का है जब तक वो पर्सन जिंदा है। करेक्ट। वेयर पार्टनरशिप रहेगा तो उसका एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है जब तक आपका म्यूचुअल
ट्रस्ट है एक दूसरे पर, मतलब आप एक दूसरे पर विश्वास कर रहे हो और आपके पार्टनर्स में यूनिटी है। जिस दिन आपके पार्टनरशिप में यूनिटी नहीं रहेगी, ग्रुपिज्म होगा। जिस दिन आप आपके पार्टनर पर शक करोगे और उस पर यकीन नहीं करोगे, समझ जाना पार्टनरशिप एज गुड एज नियर फ्यूचर में तो पक्का एंड होने वाली। बराबर। व्हाट अबाउट स्केल ऑफ ऑपरेशन? स्केल ऑफ ऑपरेशन लिखा हुआ है, बोलो। स्केल ऑफ ऑपरेशन एज फार एज दोनों फर्म्स आर कंसर्न, हर बार सोल प्रोप्राइटरशिप का स्केल ऑफ ऑपरेशन स्मॉल स्केल ही रहेगा। यस और नो? नो। हर बार वर्ड गलत है ना। अरे 4 पार्टनर है हम लोग, हमसे डबल कैपिटल वो अकेले के पास है, तो स्केल ऑफ ऑपरेशन हमसे ज्यादा भी हो सकता है ना, बट जनरली पार्टनरशिप का स्केल ऑफ ऑपरेशन ज्यादा होता है, जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली। बराबर है। और पार्टनरशिप का स्केल ऑफ ऑपरेशन सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का स्मॉल माना जाता है और पार्टनरशिप का मीडियम स्केल माना जाता है, लार्ज स्केल भी नहीं आता। ओके। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का ही एक टाइप, पार्टनरशिप के काफी साल बाद लेटेस्ट में आया हुआ है। लेटेस्ट मतलब बोल बोल के भी बहुत सालों से लेटेस्ट ही बोल रहे, बट एनीवेज, तो ये कंसेप्ट आया ही क्यों आखिर? क्योंकि देयर माइट बी सम ड्रॉबैक्स विद रिगार्ड टू पार्टनरशिप, एंड द बिगेस्ट ड्रॉबैक इज व्हाट वी शेयर्ड यस्टरडे, अनलिमिटेड लायबिलिटी। कितना डेंजर क्लॉजेस, सोचो ना यार, ऐसे ही बना दिया पार्टनरशिप, टाइम पास में फ्रेंड्स ने मिलकर, 4 फ्रेंड्स थे कॉलेज डेज में, पार्टनरशिप बना दी और 10 साल बाद कांड हो गया। 3 पार्टनर्स को पता चला कि एक तो बहुत ही बेईमान निकला, उसके पास सिग्नेचर की अथॉरिटी थी, उसके पास बैंक के साइनिंग अथॉरिटीज थे, और उसने वो पार्टनरशिप कंटिन्यू रखी, और शायद 4 बिजनेस करने वाले जो फ्रेंड्स थे वो अपने अपने लाइन में लग गए, 10 साल मेहनत की, और बाद में पता चला कि वो एक गधे की वजह से इन तीनों के लाइफ भी प्रॉब्लम में आ गए, क्योंकि वो पार्टनरशिप उस वक्त क्या हुआ था, डिसॉल्व नहीं हुआ था। डिसॉल्व नहीं होना मतलब ऑन पेपर बंद नहीं किया था आपने उसको। देयर कैन बी बिगेस्ट ड्रॉबैक पॉसिबल। जब मेरे पास एक शेयर होता है रिलायंस का, 1 शेयर, 10 शेयर, 50 शेयर, वॉट एवर, मालूम है आपको, उस वक्त मैं और मुकेश अंबानी पार्टनर रहते हैं। भले ही मेरा शेयरिंग बहुत 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 ही छोटा है और उसका बहुत ही बड़ा है, मगर वी आर पार्टनर्स। बट वी आर नॉट पार्टनर्स इन लाइक पार्टनरशिप फर्म, वी आर नॉट पार्टनर्स इन लाइक लिमिटेड लायबिलिटी फर्म, वी आर पार्टनर्स इन लिस्टेड कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनी। एंड यहां पर अगर वो फर्म की लायबिलिटीज सफिशिएंट नहीं है, मतलब पे ऑफ करने के लिए, लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए एसेट्स सफिशिएंट नहीं है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में इंडिविजुअल एसेट्स खतरे में नहीं आते। तो एक तरफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में इंडिविजुअल एसेट्स खतरे में नहीं आते, दूसरी तरफ पार्टनरशिप में ये खतरे में आते हैं। तो इन दोनों का एक मिक्सचर जो होता है उसे बोलते हैं एलएलपी, कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश, पार्टनरशिप विथ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या फायदा था जॉइंट स्टॉक कंपनी में? मुकेश अंबानी मेरे साथ पार्टनरशिप करने में डरेगा नहीं, मगर जब मैं पार्टनरशिप में उसको बोलूंगा चल 99% तेरा, 1% मेरा, पूरी मेहनत मैं करूंगा, तू 1 रुपया भी मत दे, पार्टनरशिप करते हैं, करना चाहिए उसने? नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? कल जाकर यही फर्म में अगर मैंने कुछ भी लोचा किया तो इस फर्म की लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए मेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, मगर मुकेश अंबानी के पास तो बहुत कुछ है, तो उसका बहुत कुछ खतरे में आ सकता है ना। समझे कि नहीं? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, दोनों पार्टनर हंसते हुए मतलब खुश है, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ गोल्डन वे है कंपनी और पार्टनरशिप का। तो सर अगर इतना फायदा कंपनी बनाने में है कि लिमिटेड लायबिलिटी है, ये है, तो लोग कंपनी क्यों नहीं बनाते, फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्यों बनाते? सोचने वाली बात है ना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी तो होती है ना, फिर लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहिए ना, फिर पार्टनरशिप क्यों बनाते? बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने में भी लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत इन्वॉल्व होती है। उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होगा, उसका कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होगा, हर साल एनुअल रिटर्न्स फाइल होंगे, डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग चलेगा, मतलब देखते ही देखते ये लीगल फॉर्मेलिटीज और ये सब कवर करने में ही लाखों रुपए चले गए। तो इसलिए लोग पार्टनरशिप नहीं फॉर्म करते, मगर फिर ये जो है ये उन दोनों के बीच का पार्टनरशिप और कंपनी नहीं फॉर्म करते, मतलब
तो कंपनी लोग इसलिए नहीं फॉर्म करते क्योंकि इतना फॉर्मेलिटीज है। पार्टनरशिप लोग फॉर्म करने में डरते बिकॉज अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब यहां पर एक तो लायबिलिटी लिमिटेड है और फॉर्मेलिटीज जितनी कंपनी में है उससे थोड़ी कम फॉर्मेलिटीज है इधर। एलएलपी एक्ट आया था 2009 में। अगर आपको एलएलपी फॉर्म करना है तो इस एक्ट के तहत, एलएलपी एक्ट 2009 के तहत आपको आपकी फर्म को रजिस्टर करना पड़ता है। एमसीए कंट्रोल करता है इसे। हु इज एमसीए? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नाम से समझ रहे हैं क्या? कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब कंपनी अफेयर्स, उसका मिनिस्टर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनी अफेयर्स जो है वो कंट्रोल करेगा यहां पर। इसका मतलब इट इज एज गुड एज कंपनी, इट इज एज गुड एज कंपनी। एंड सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ होता है। इन द आइज ऑफ लॉ इट इज सेपरेट फ्रॉम ओनर। In the eyes of law, sole proprietorship or partnership is not a different person. Therefore, you can sell personal assets. But in case of LLP, it's a separate person, legal entity अलग है। तो अगर कोई केस करेगा तो वो तुम पे नहीं करेगा, तुम्हारी फर्म पे करेगा, और तुम्हारा फर्म अलग है और तुम अलग हो LLP में। परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब क्या? परपेचुअल मतलब नेवर एंडिंग। तो नेवर एंडिंग इसका लाइफ रहेगा। अगर कोई सपोज फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं उसे, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कोई डेथ हो जाती है, किसी का मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है, फिजिकल हेल्थ खराब हो जाता है, तो एलएलपी को बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कंपनी का अस्तित्व कभी बंद नहीं होता है, एग्जिस्टेंस कभी बंद नहीं होता है जब तक तुम बंद नहीं करते हो, वैसे इसका भी नहीं होगा। हाइब्रिड फॉर्म है ये। किसका बीच? हाइब्रिड मतलब समझता है ना, कॉम्बिनेशन। तो ये किस चीज का हाइब्रिड फॉर्म है? पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का हाइब्रिड फॉर्म है। और एक बात याद रखो, इट इज रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2009 बट द रजिस्ट्रेशन इज डन विथ आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्योंकि कंट्रोल कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। समझे क्या? इसका लीगल फॉर्मेलिटीज थोड़ा बहुत कंपनी जैसा ही है, मगर कंपनी को लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है, इसको लीगल फॉर्मेलिटीज थोड़ी कम है। मजा आएगा। पार्टनरशिप एंड एलएलपी का डिफरेंस। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी? इवन दैट इज अ पार्टनरशिप, दिस इज अ पार्टनरशिप, द ओनली डिफरेंस इज लिमिटेड लायबिलिटी है। तो यहां पर क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे? लायबिलिटी विल बी अनलिमिटेड इन केस ऑफ पार्टनरशिप, बट इन केस ऑफ एलएलपी इट इज लिमिटेड। बोला था ये इनकॉर्पोरेशन जो है वो पार्टनरशिप एक्ट के तहत होता है, जबकि ये जरूरी है भी नहीं कि आप पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करो, मगर इन केस ऑफ एलएलपी मैंडेटरीली आपको एमसीए के अंडर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एंड आपके डॉक्यूमेंट फाइलिंग वगैरह सब किसके साथ होते हैं? आरओसी के साथ होते हैं। और आप किसके अंडर आओगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आओगे। लीगल स्टेटस कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता एज फार एज द पार्टनरशिप इज कंसर्न, बट इन केस ऑफ एलएलपी देयर इज अ लीगल separate legal entity different from partners, different from partners. नंबर ऑफ मेंबर्स अगर बात करेंगे पार्टनरशिप तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, बट इन केस ऑफ एलएलपी लुक एट द लिमिटेशंस, मिनिमम 2 मैक्सिमम नो लिमिट। नो लिमिट मतलब आप कितने भी पार्टनर्स ऐड कर सकते हो। सी व्हाट इज आरओएफ? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ये एडमिनिस्ट्रेशन देखता है किसका? पार्टनरशिप फर्म का। और यहां पर आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये एडमिनिस्ट्रेशन देखता है किसका? एलएलपी का। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, पार्टनरशिप रहेगा तो कोई बाहरी कंप्लायंस नहीं है भाई, डीड बना दो, दैट इज इंपॉर्टेंट। रजिस्टर करना है करो, नहीं करना है मत करो। हाँ कर लोगे तो अच्छा है, थोड़ा लीगल स्टेटस इंप्रूव हो जाता है, और अगर नहीं करोगे तो आपकी मर्जी। मगर एज फार एज द एलएलपी इज कंसर्न, यहां पर आपके स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस होते हैं। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप से तो बहुत ज्यादा होते हैं, मगर कंपनीज से थोड़े कम होते हैं।
म्यूचुअल एजेंसी होती है क्या? यस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एंड नो इन केस ऑफ एलएलपी, तभी तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है ना। पार्टनर सिर्फ किसके एजेंट है? फर्म के एजेंट है, एक दूसरे के एजेंट नहीं है। समझा क्या मतलब? बताता हूं मैं आपको। हम चार मिलकर एक फर्म ओपन करते हैं, क्या चारों में से कोई एक फर्म के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? हम चारों में से कोई एक फर्म के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मगर अगर हमने पार्टनरशिप खोली ना तो हम एक दूसरे के बिहाफ पे कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। समझे क्या? दिस इज अ डिफरेंस। तुम्हारे बिहाफ पे कोई एक्ट करना और तुम्हारे फर्म के बिहाफ पे कोई एक्ट करना, दोनों में डिफरेंस है। यस और नो? तो पार्टनर्स कैन बी ओनली एजेंट ऑफ फर्म बट नॉट ईच अदर, बट नॉट ईच अदर। और यहां पे क्या होगा? यस, दे आर एजेंट फॉर फर्म as well as each other। समझे कि नहीं? एक दूसरे के भी एजेंट है, फर्म के भी एजेंट है, मगर यहां पर आप सिर्फ फर्म के एजेंट हो, एक दूसरे के एजेंट नहीं हो आप एलएलपी में। कंपनी, दोस्तों जब हम कंपनी बोलते हैं तो कंपनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसे समझ लो रैंकिंग में ये सबसे ऊपर है। तो यहां पर इट इज सेपरेट लीगल एग्जिस्ट, हैविंग सेपरेट लीगल existence because it's बकायदा registered under Companies Act 2013। अभी पहले Companies Act 1956 था, अभी 2013 आ गया। परपेचुअल सक्सेशन है, कोई 2 4 10 12 50 500 50,000 कितने भी शेयर होल्डर्स मरने दो, कंपनी बंद नहीं होगा। कंपनी ने एक बहुत भारी चीज लाई, मालूम है आपको? कंपनी ने सबसे यूनिक चीज क्या लाई? मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ओनरशिप। ये पहले बिजनेस में कभी नहीं था। क्या लाया उन्होंने? मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ओनरशिप। हु आर द ओनर्स ऑफ कंपनी? शेयर होल्डर्स। हु आर द मैनेजर्स ऑफ कंपनी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कुछ समझा कि नहीं? तो ये पार्टनरशिप में कभी था क्या? ओनर अलग और बिजनेस में वो ये क्या बोलते हैं ऑपरेशन हैंडल करने वाला अलग नहीं। कभी वो सोल प्रोप्राइटरशिप में था क्या? वहां तो बिल्कुल भी नहीं था, मगर यहां पर यस। लिमिटेड लायबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर। कंपनी फॉर्म ही इसलिए हुआ था बिकॉज वहां पर लिमिटेड लायबिलिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी कितना लिमिटेड रहेगा? जितना आपने शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उतने एक्सटेंट तक ही आपकी लायबिलिटी रहेगी। सपोज आपने मेरी कंपनी के 1 लाख के शेयर खरीदे तो आपकी लायबिलिटी टोटल उस दिए हुए 1 लाख तक ही रहेगी। मतलब आपने 1 लाख के खरीदे और 1 लाख तक नहीं है, वो जो मुझे 1 लाख दिया था ना शेयर कैपिटल के बदले, बस दैट्स इट, वही आपका रिस्क पे है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर क्या लगता है आपको, इजी है या डिफिकल्ट है? एकदम इजी है। यहां पर कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर ले लो और ट्रांसफर कर दो, राइट? यस और नो? मतलब ऐसा है कि मुझे रिलायंस के शेयर बेचने हैं तो मैं मुकेश अंबानी को बोलता हूं इधर साइन कर दे भाई, एक बार मेरे 10 शेयर बेचने। ऐसा होगा? तो फिर कंसेंट की भी क्या जरूरत है? किसी का कंसेंट नहीं लगेगा। समझे? कॉमन सील, इट एक्ट्स एज अ डैश ऑफ कंपनी, सिग्नेचर ऑफ कंपनी। कॉमन सील मतलब ठप्पा। तो ये ठप्पा जो होता है ये कंपनी का साइन माना जाता है। जहां पर भी ये ठप्पा आ गया वहां पे कंपनी ने अपना सहमति दी है, ऐसा माना जाता है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, दिस इज द यूनिक फीचर आई टोल्ड यू, इफ यू रिमेंबर। यूनिक फीचर क्या है? ओनर्स आर डिफरेंट एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट। ओनर्स आर shareholders and control is in the hands of board of directors, correct? वॉलेंटरी एसोसिएशन है ये कोई किसी का जबरदस्ती नहीं है कि आप आओ कंपनी फॉर्म करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इट्स अ वॉलेंटरी एसोसिएशन, खुद के मर्जी से आए हुए लोग रहते हैं। ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड अंडर एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट।
सेपरेट लीगल एंटिटी तो होने ही वाली है, और क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक सेपरेट लीगल पर्सन है, तभी तो लिमिटेड लायबिलिटी है ना. इन द आइज ऑफ लॉ AB लिमिटेड इज डिफरेंट एंड A एंड B आर डिफरेंट. AB लिमिटेड इज अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, सो उस पे केस होगा, उससे रिकवरी होगी. A और B से इंडिविजुअली रिकवरी नहीं हो सकती है. समझे क्या? कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब कंपनी लेवल का फाइनेंस. कंपनी के फाइनेंस में और पार्टनरशिप के फाइनेंस में डिफरेंस होता है क्या कुछ? यस, जब आप कंपनी फाइनेंस बोलते हो तो उस कंपनी के फाइनेंस के ऑप्शंस में अलग अलग ऑप्शंस आते हैं जो कंपनी ये पार्टनरशिप वगैरह में कभी नहीं थे, जैसे कि शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स. करेक्ट? ये सब ऑप्शंस को क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट फाइनेंस, कंपनी लेवल का फाइनेंस. स्टैट्यूटरी ऑडिट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैट्यूट? लीगल, लॉफुल, अंडर द लॉ को बोलते हैं स्टैट्यूट. तो स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या रहेगा? ऐसा ऑडिट जो लॉ आपको कंपलसरी कर रहा है कि करना पड़ेगा. मतलब जस्ट इमेजिन कि मैंने कंपनी खोली है, मेरी कंपनी का टर्नओवर है 20,000 रुपए, पूरे साल का टर्नओवर 20,000 रुपए, और लॉ बोलता है कि भाई जो भी है तेरा ऑडिट करवाना पड़ेगा, और ऑडिटर बोलता है कि 50,000 फीस है. समझा? क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज यस. कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पॉसिबल है. ऑफ कोर्स ज्यादा मांग रहा है वो, मगर जो भी है ऑडिट कंपलसरी है. स्टैट्यूटरी ऑडिट. There are two types of audit as of now, just to make you understand. One is tax audit, the other is statutory audit. फिलहाल तो दो ही समझ लो. तो statutory audit आपको कौन बोल रहा है करने के लिए? लॉ. और टैक्स ऑडिट आपको कौन करने बोल रहा है? टैक्स की अथॉरिटी, मतलब इनकम टैक्स. तो ये दोनों अलग ऑडिट है. तो कौन सा ऑडिट कंपलसरी है? कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी है. टैक्स ऑडिट सर मर्जी आए तो करेंगे, ऐसा नहीं है. टैक्स भी एक बोलता है कि ये लेवल के ऊपर टर्नओवर रहेगा तो टैक्स ऑडिट, ये लेवल के नीचे टर्नओवर रहेगा तो नो टैक्स ऑडिट. समझे? क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो आपका कंपनी है उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं? क्वार्टरली आते हैं. क्वार्टरली मतलब, क्वार्टर मतलब क्या होता है? 3 महीने का ये पीरियड, जिसको बोलते हैं क्वार्टर. ऐसे साल में कितने क्वार्टर्स रहेंगे? 4 क्वार्टर्स रहेंगे. बराबर है? मास्क में से हंस रहे हो तुम तो. क्वार्टरली रिजल्ट्स ये देने पड़ेंगे आपको, और ये आपको शेयर होल्डर्स को दिखाने पड़ेंगे, भले ही वो अनऑडिटेड हो. अगर वो अनऑडिटेड रहेंगे तो भी चलेगा, बट क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखाने पड़ते हैं. इसलिए तो आप काफी बार न्यूज़पेपर में रिजल्ट्स देखते हो ना, कंपनी के बड़े बड़े बैलेंस शीट, पूरा स्टेटमेंट लिखा रहता है जिसमें आपको कुछ भी नहीं समझता. कंपनीज में भी अलग अलग टाइप्स है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये जो अभी कवर कर रहे हैं, इस पर एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है. वन इज कॉल्ड एज फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनी इज कॉल्ड एज OPC. व्हाट इज OPC? 1 पर्सन कंपनी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 पर्सन कंपनी? सिंगल ओनर. फिर वो तो सोल प्रोप्राइटर हो गया ना. यस, एज गुड एज सोल प्रोप्राइटर है. फिर ये क्यों लाया गया? इधर लिमिटेड लायबिलिटी है, उधर अनलिमिटेड है, बट फिर भी इसका एक और रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 पर्सन कंपनी का एक और रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो रीजन क्या है? जनरली इंटरनेशनल फर्म्स they don't trade with any entity other than company. This person is having too much of capital. He is able to deal with the other party in foreign, but that other party in foreign country is not able to have trust on this person because it's not a company registered under Companies Act. सबन बोलते ले भाई एक कंपनी रजिस्टर कर दिया, कंपनीज एक्ट, उसका ओनर अकेला मैं हूं, वो आता लगे. बट एटलीस्ट दिस प्रोविजन, एटलीस्ट इट इज मेकिंग श्योर कि वो आपकी कंपनी मानी जाएगी, भले उसके पीछे एक ही पर्सन हो एज ओनर. समझे? तो काफी बार लीगल रेपुटेशन वगैरह बढ़ाने के लिए, रेपुटेशन बढ़ाने के लिए ये किया जाता है. मेनली कौन से मार्केट में? इंटरनेशनल मार्केट.
मेनली रेपुटेशन इन इंटरनेशनल मार्केट में हमारा रेपुटेशन थोड़ा स्ट्रांग हो, थोड़ा वजनदार हो, दमदार हो, लोग हमको कॉन्ट्रैक्ट दे, हम पे भरोसा करें, इसलिए 1% कंपनी फॉर्म की जाती है। नो डाउट इसका स्किल डिपेंड करता है वो एक पर्सन ने कितना इन्वेस्ट किया। टू एनकरेज सोल बिजनेसमैन टू गो ऑन अ ग्लोबल लेवल, मतलब इंटरनेशनल लेवल, एंड एक्सपांड देयर बिजनेस, ये ओपीसी का कंसेप्ट लाया गया है। नेक्स्ट इज स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी किसको बोलेंगे दोस्तों? जिसका स्केल ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन स्मॉल स्केल हो, उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल कंपनी। नाम सुना रहेगा आपने, स्मॉल स्केल कंपनी, लार्ज स्केल कंपनी। नेक्स्ट इज डॉर्मेंट कंपनी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, डॉर्मेंट कंपनी। क्या होता है देखिए एक बार, क्रिएट अ कंपनी, होल्ड आईपीआर और एनी एसेट विथ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। मतलब ऐसा है कि जस्ट इमेजिन कि आपके पास कुछ एक ऐसी टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसी चीज आ गई जो आपको लगता है कि बहुत ही यूनिक है, अब तक किसी के पास नहीं है, और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि यार ये चीज पर मैंने पेटेंट ले लेना चाहिए, ये बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी मैंने निकाली है। आप एक काम करो, एक कंपनी रजिस्टर करो और ये जो पेटेंट है ये उसके नाम पे ले लो। उस कंपनी में टर्नओवर कुछ नहीं है, शायद आप स्टूडेंट हो इसलिए, शायद आपको वक्त ही नहीं, आप फुल टाइम एजुकेशन कर रहे हो, आप फुल टाइम बिजनेस कर ही नहीं रहे हो, तो आपका टर्नओवर कुछ भी नहीं है लगभग। मगर फिर वो कंपनी फॉर्म करके क्या फायदा हुआ कि वो जो पेटेंट उसके पास आया है वो किसी और के पास नहीं जाएगा अभी। एंड जब भी वो हम हमारा एजुकेशन वगैरह जो भी कंप्लीट करना है वो कर लेंगे, उसके बाद हम इस कंपनी को उस पेटेंट के साथ रन कर सकते या बेच भी सकते। सिर्फ कंपनी बेच सकते, सिर्फ पेटेंट भी बेच सकते हैं। समझे कि नहीं ऑल ऑफ यू? दिस इज कॉल्ड एज डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी जनरली वो कंपनी होती है जो सिर्फ रजिस्टर हुई और उसके अगेंस्ट कोई आईपीआर वगैरह रजिस्टर हो गया और वो कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन, कोई टर्नओवर कुछ नहीं है। फिर वो कंपनी का जो एनुअल मेंटेनेंस वगैरह जो लग रहा है, अकाउंट्स वगैरह का, स्टैट्यूटरी ऑडिट का, वो वैसे भी लगेगा, फिर भी पर्सन वो पे कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसको बेचने के बाद उसको बहुत अच्छा पैसा आएगा, ऐसा उसको लगता है। या जब कंपनी उसका एक एजुकेशन वगैरह जो भी रहेगा वो खत्म हो गया, उसके बाद जब वो कंपनी को उस पेटेंट के साथ चलाएगा ना एज अ बिजनेस, तो बहुत पैसा आएगा, ऐसा उसको लगता है। इसलिए वो आज उस कंपनी को जिंदा रख रहा है, मगर वो जिंदा सिर्फ पेपर पर है। समझे कि नहीं? जिंदा पेपर पर क्यों है? क्योंकि ट्रांजैक्शंस कुछ नहीं है। फिर जिंदा कैसे है? नंबर 1 इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, एंड नंबर 2 पेटेंट लाके रखा है, आपने रजिस्टर करके रखा है। समझ गए? इंपॉर्टेंट टर्म्स, कंपनीज एक्ट 2013। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है ये टर्म? कंपनीज एक्ट 2013 ये टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंपनीज हैव टू गेट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट टू मेक देमसेल्फ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एलाबोरेट सिस्टम ऑफ कॉर्पोरेट फंक्शनिंग, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 है तो उन्होंने क्या किया, कॉर्पोरेट लेवल पर कैसे कामकाज किया जाएगा उसको अच्छे से समझाया है इसमें कंपनीज एक्ट 2013 में। सेबी पता है आपको? व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। करेक्ट, सेबी। इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे, बट आप सबको पता है सेबी का काम क्या होता है? क्या होता है? स्टॉक मार्केट को वॉच करना, कंट्रोल में रखना, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो भी स्कैम वगैरह है ये नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर करने का काम किसका है? सेबी। सेबी इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया। समझे? देन नेक्स्ट MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे रहते हैं और उस कंपनी के बारे में लिखा रहता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी एंड इट्स बिजनेस, कि वो कंपनी क्या ऑब्जेक्टिव रख रही है, क्या बिजनेस करना चाहती है, सब कुछ। तो यहां पर कहीं पर भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कंपनी का अस्तित्व क्यों है, वो समझाया जाता है। AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये क्या होता है? इसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं कि कंपनी
अंदर के कायदे कानून क्या रहेगा, उसको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इंटरनल रेगुलेशंस, कायदे कानून जो कंपनी के अंदर चलेंगे। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? व्हाट इज प्रॉस्पेक्टस नाउ? इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कंपनी के बारे में। नहीं, यहां पर क्या होता है कि कंपनी अगर अपने शेयर्स मार्केट में पहली बार बेचेगी अपने इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स थ्रू आईपीओ, तो उस केस में कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन उनको पहुंचाने के लिए क्या करती है? प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। करेक्ट, समझे यहां तक सब कुछ? कोई डाउट है यहां पर किसी को? तो प्रॉस्पेक्टस इज नथिंग बट कंपनी सॉलिसिट्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। आप सबको प्रॉस्पेक्टस पर तो पता ही होना चाहिए, कॉलेज वगैरह के प्रॉस्पेक्टस मिलते हैं ना। तो प्रॉस्पेक्टस वो कॉलेज के ले रहे हो आप, इसका मतलब आप कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो ताकि आप वहां पे एडमिशन लो। तो वैसे ही सेम कंपनी के शेयर्स आप खरीदना चाहते हो, इसलिए आप कंपनी के बारे में जान रहे हो, तो उसके लिए कंपनी को आपको इश्यू करना पड़ेगा प्रॉस्पेक्टस। जब कंपनी का प्रॉस्पेक्टस आप लोगे तब ऑब्वियस सी बात है कंपनी के पूरे फ्यूचर प्लान्स क्या रहेंगे उस प्रॉस्पेक्टस में लिखा रहेगा। समझे कि नहीं? कंपनी के फ्यूचर प्लान्स उस प्रॉस्पेक्टस में लिखा रहेगा, वो पढ़ो। अगर आपको विश्वास है कि वो कंपनी ग्रो होगी तो उसके शेयर्स खरीद लो, एज सिंपल एज दिस। समझा? यहां तक की सभी बातें समझी क्या आपको? डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लास्ट पार्ट। पब्लिक लिमिटेड कंपनी रहेगा तो 7 मेंबर कम से कम लगते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में सिर्फ 2 एंड एलएलपी में भी 2 ही लगते हैं, बराबर। As far as the maximum number of members are concerned, maximum number of members कहां पर होते हैं? As far as maximum number is concerned, प्राइवेट लिमिटेड में लिमिटेड नंबर्स है, कितने हैं? 200, मगर पब्लिक लिमिटेड में नो लिमिट। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अच्छा एलएलपी में कितना होता है मैक्सिमम नंबर? अब भी पढ़ा आपने, नो लिमिट, वेरी गुड। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रिस्ट्रिक्शन होते हैं क्या प्राइवेट लिमिटेड में? यस, बिकॉज जनरली प्राइवेट लिमिटेड क्लोज ग्रुप में होता है, रिस्ट्रिक्शंस तो रहेंगे, मगर पब्लिक लिमिटेड में फ्रीली ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, बराबर ना। मैं चाहूं तो 1 मिनट में आप भी रिलायंस का ऑनर बन सकता हूं, एक शेयर खरीद कर ऑनलाइन। कोई किसी को कुछ ट्रांसफर करते हो, किसी का अप्रूवल लेने की जरूरत है क्या? अच्छा, मैं लेके इमीडिएटली बेच दूं, किसी और का अप्रूवल लेने की जरूरत है क्या? तो इसका मतलब ऐसे फ्रीली ट्रेडेड, इन रियल सेंस फ्रीली ट्रेडेड होता है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज फार एज द प्राइवेट लिमिटेड इज कंसर्न, इट विल बी 2, वेयर एज पब्लिक लिमिटेड इट इज 3। नाउ कमिटीज के केस में यहां पर प्राइवेट लिमिटेड रहेगा तो कोई कमिटी फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। कमिटी फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती मतलब ऑडिट कमिटी अलग होती है, आपके सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की कमेटी अलग होती है, ऐसे बहुत से कमिटीज फॉर्म करने पड़ते हैं, बट कहां पर? पब्लिक लिमिटेड में। सिंपल लॉजिक समझो कि पब्लिक लिमिटेड का मतलब हेल्ड बाय पब्लिक है, तो कोई तो कमिटीज रहनी चाहिए जो रेस्पॉन्सिबली इसका काम देख रही है, तो कमिटीज फॉर्मेशन कहां पे जरूरी है? पब्लिक लिमिटेड में। प्राइवेट लिमिटेड तो वैसे भी क्लोज ग्रुप में होता है, तो उसके अंदर कमिटी आके क्या करने वाली? इंटरफेयर करेगी उल्टी का, तो क्यों चाहिए ऐसी कमिटीज? समझे कि नहीं? मगर ऑडिट बराबर हुआ या नहीं, ऑडिट कमेटी देखेगी। ऑडिट के रेगुलरिटीज बराबर फॉलो हो रहे या नहीं, ऑडिट कमेटी देखेगी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज बराबर से निभाए जा रहे या नहीं, वो सीएसआर की कमेटी देखेगी। स्टेक होल्डर की अलग कमेटी होती है, वो लोग देखते हैं स्टेक होल्डर मतलब शेयर होल्डर के खिलाफ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, तो ये सब अलग अलग कमिटीज कहां होगी? पब्लिक लिमिटेड के केस में होती है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, as far as the private limited is concerned, commencement of business immediately हो जाएगा once they get the certificate of incorporation। मतलब आपने कंपनी फॉर्म कर दी, आप बिजनेस शुरू कर दो। मगर इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड यू हैव टू गेट 2 थिंग्स, एक तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी और बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, मतलब परवाना, बिजनेस स्टार्ट करने का परमिशन अलग से लेना पड़ता है। इनकॉर्पोरेशन मतलब सिर्फ फॉर्म हुआ है, बिजनेस कमेंसमेंट मतलब क्या हम बिजनेस कमेंस कर सकते, स्टार्ट कर सकते, उसका अलग सर्टिफिकेट मिलता है। मगर प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट लेना है, वो है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, और आप बिजनेस शुरू कर लो।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऑब्वियसली लीगल फॉर्मेलिटीज किस में ज्यादा रहेगी, पब्लिक लिमिटेड में, समझा। यहां पर हमने एंड कर दिया है हमारा फर्स्ट चैप्टर। आप सब लोग इस चैप्टर के एमसीक्यूज सॉल्व करोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल, कितने हैं 31, और हम उसे जल्दी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो कैन आई एक्सपेक्ट दैट यू विल सॉल्व दिस? ओके, गुड बाय फ्रेंड्स।